लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। सीएम योगी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल हैं। सभी विधायक एमएलसी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक में स्ट्रेटेजी बन रही है। कल विधानमंडल में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। कल विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होनी है, लिहाजा तमाम महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में, महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी इस बैठक में बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े विधायक एमएलसी बैठक में मौजूद हैं। तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद हैं। तमाम लोग बीजेपी से समय जुड़े हुए हैं और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल हैं ही और विधायक मंडल दल की बैठक हो रही है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम महत्वपूर्ण लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीधा लिए चलते हैं, आपको बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी, खबर को विस्तार देंगे ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ मणि, बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक, स्ट्रेटेजी को लेकर, रणनीति को लेकर कौन कौन पहुंच गया है, क्या कुछ अभी तक बैठक से बड़ा निकला है? ऋषभ मणि, देखिए, बैठक से अभी जो अंदर चल रही है, सीएम योगी उस बैठक में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, सुरेश खन्ना मौजूद हैं जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरेश खन्ना के ऊपर है। कल उनको पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करना है। सरकार की पूरी ताकत यही रहेगी, पूरी मंशा यही रहेगी, उस सप्लीमेंट्री बजट को पेश करें और ये जो 24 तारीख तक शीतकालीन सत्र चलना है, इसी में बजट को पेश करवा लें। और खुद सुरेश खन्ना का ये कहना भी है कि जो विकास कार्य हैं, विकास के पथ पर प्रदेश जो आगे दौड़ रहा है उसको और तेजी से दौड़ाना है और मजबूती से दौड़ाना है, उसके लिए ये सप्लीमेंट्री बजट लाया जा रहा है। अब जब हम विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष को लगता है कि यही मौका है और यहीं पे हमको सरकार को घेरना है। जो सबसे पहला मुद्दा है, बात की जाती है, वो किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों पे घेरेंगे और अभी जो प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो कफ सिरप का सिंडिकेट है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष कोशिश करेगा कि इस सत्र के दौरान सरकार पर वो हमलावर रहें। कफ सिरप सिंडिकेट में सरकार के कितने लोग शामिल हैं, मतलब सरकारी अधिकारी, क्या एफएसडीए जो विभाग है, ड्रग विभाग है, उसके अधिकारी शामिल थे, या और कौन कौन से बाहुबली नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं हैं, इस पर घेरा जाएगा। फिर इसके बाद एसआईआर का मुद्दा है। एसआईआर का मुद्दा भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया है। जाहिर सी बात है, जो सरकार है, जो सरकार के लोग हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, वो एसआईआर की खूबियां बता रहे हैं और जो विपक्ष है वो उसकी खामियां बता रही हैं कि फलां जगह पे एक वर्ग विशेष के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अपने जहां जिस बूथ पे विपक्षी पार्टियों को ज्यादा वोट मिल रहे हैं वहां के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर के नाम पर। और गन्ना किसान के मुद्दे पर भी कल विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सरकार को घेरना है। हालांकि कल का पूरा दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जैसा बताया जा रहा है। 5 घंटे का समय तय हुआ है कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी। उसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग शामिल होंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर तो महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने से पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कल विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पेश होगा, उस पर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश के माननीय विधायकगण अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जो प्रश्न लगाए हैं उनका जवाब भी सरकार देगी। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति है। उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, हर स्थिति से हमारी सरकार आम जनता के साथ, गरीब जनता के साथ खड़ी। वंदे मातरम तो गीत गा करके आज़ादी की दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, देश को आज़ादी दिलाई और हर भारतवासी के मन में वंदे मातरम गीत जैसे ही कानों में पड़ता है, सब लोग
भारत माता के जय जयकार लगाने लगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा हो तो घेराबंदी करें, जबरदस्ती का घेराबंदी, कोई सपा के पास मुद्दा नहीं। विकास की मुद्दा हम लोग लेकर आ रहे हैं, जनता जनार्दन की सेवा करना ही दायित्व हम सब, और इस चर्चा में सभी को जोड़ना चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी को जुड़कर वंदे मातरम के लिए जो कुर्बानियां हुई, देश के लिए जो काम हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान, जिसके कारण देश सुरक्षित है, जिसके कारण आज सदन चल रहा है, हम लोग हैं, इसलिए वो लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी और चर्चा भी करना चाहिए और चर्चा में भाग भी लेना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के सवाल पर मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। सुनवाते हैं आपको। पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। लखनऊ में बीजेपी संगठन की अहम बैठक हुई है, जिसमें एसआईआर से लेकर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि एसआईआर से सुधार का काम हो रहा है, जो विपक्ष को पसंद नहीं है। इस बैठक में सीएम योगी के साथ संगठन के तरुण चुग भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी ने बीजेपी की बीएलए टीम को हर बूथ पर सक्रियता से जुड़ने का मंत्र दिया। बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम और कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए। का विषय लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी 27-29 नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। संगठन की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है, और इस संगठनात्मक बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो और हर कार्य सिद्ध हो, इसका लक्ष्य लेकर के आते हैं। संगठनात्मक बैठक थी, पार्टी को मजबूत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। संगठन की बैठक संपन्न हो गई। अरुण चुग जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री का मार्गदर्शन मिला, माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मिला, सरकार संगठन दोनों के अनुभव शेयर हुए और संगठनात्मक रूप से जो आवश्यक विषय थे उन पर चर्चा होने का काम हुआ। एसआईआर को लेकर के भी चर्चा हुई है सर? ये मुख्य तो संगठन का विषय थे, बताए गए। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कई राज्यों से लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र और राज्य की सरकार तेजी से काम मिलकर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से तेजी से विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा कि अब कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी है। 2017 से पहले कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब हालात बदल गए हैं। यूपी माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है। होनी चाहिए मित्रों, आपका विभाग उपलब्धियों की ओर सरकारें बढ़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, यानी ये कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी की किसानों को बड़ी घोषणा उन्होंने की है। लघु और सीमांत किसानों को 6% ब्याज पर अब लोन मिलने जा रहा है। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB से ये ऋण मिलेगा। ब्याज दर घटाने की दिशा में भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। 6% से ज्यादा ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक मजबूती पर सरकार का फोकस है। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है, और वह करना है कि प्रदेश के अंदर
हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल ने घुसपैठियों को लेकर कहा कि अगर कोई आपके घर में घुस जाता है तो क्या आप भगाएंगे ही? अरुण गोविल ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। बैठिया अगर कोई आपके घर में घुस जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको भगाएंगे ही ना बाहर, तो और तो कुछ नहीं करेंगे। जरूरी होता है वो, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति है ऐसा जो हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है तो हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऐसे बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता क्यों देते रहते हैं यदा? समाजवादी पार्टी के बयान इस तरह से आते हैं और भी कई पार्टी के बयान आते हैं, वो सिर्फ इसे आते हैं, दीज आर पब्लिसिटी स्टंट। जी राम जी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने जी राम जी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल मंजूर कर लिया गया है। ग्रामीण भारत के लिए रोजगार गारंटी का बिल मंजूर हुआ है। अब रोजगार के लिए 100 की जगह 125 दिन की गारंटी मिलने वाली है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है। नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मथुरा में धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज की अध्यक्षता में हुई है। मोरकुटी परिक्रमा मार्ग वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म गोष्ठी में टीएमसी के विधायक मदन मोइत्रा के द्वारा भगवान श्री राम पर टिप्पणी पर साधु संतों ने गुस्सा जाहिर किया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भारत सरकार ने इस निंदा कानून बनाने की भी मांग की है। विधायक बंगालन का विधायक मदन मोहन मोइत्री जो आज हमारे भगवान राम जी को मुसलमान कहता है कि मुसलमान धर्म में पैदा हुए, इनको तो मुसलमान बने ही 1200-1400 साल हुआ। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल का है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ इसे कठोर कारावास दिया जाए। बंगाल के विधायक मदन मोइत्री ने भगवान श्री राम को मुसलमान कहा है। सभी संतों में, सभी ब्रजवासियों में, सभी धर्माचार्यों में बहुत आक्रोश है। आज सारा भारतवर्ष अत्यंत दुखी है इस बात को लेकर के कि हमारी भारत सरकार ने अब तक का इस निंदा कानून बनाया होता तो जिस तरह बंगाल में कल एक हिंदू को बुरी बेदर्दी से बेरहमी से मारा गया, यहाँ भी वो दंड इनको अवश्य दिया जाता। बांग्लादेश के हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा बंगाल पर भी बांग्लादेश के हालात का असर पड़ रहा है। न्यूज 18 के सवाल पर मोहन भागवत का बयान सामने आया। कहा कि भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हिंदुओं का एक ही देश है भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा।
कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक हिंदू छात्रा को दूसरे धर्म के छात्र ने प्रेम विवाह से पहले हिंदू रेजिडेंट छात्रा पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। महिला रेजिडेंट के साथ ही पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने डाला है और आरोप है कि जब महिला ने इसका विरोध किया तो प्रेमी ने संबंध तोड़ दिया, मानसिक रूप से परेशान किया और साथ ही गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है। इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवारजन की ओर से मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला रेजिडेंट KGMU के हॉस्टल में रहती है। सीएम पोर्टल की शिकायत जो हम लोगों का, हमारा मीडिया सेल जिसको मैं देखता हूं, और जो हम लोग सोशल मीडिया सेल है, उसी के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। लेकिन हमें अगर उस लड़के को बर्खास्त करना है तो वो MD कर रहा है, नीट क्वालिफाई होके आया है, तो हम अपने स्तर से नहीं कर सकते। हम उसकी संस्तुति DGME उत्तर प्रदेश और नेशनल मेडिकल काउंसिल को करते हैं। तो जब संस्तुति एक हायर अथॉरिटी को करनी है तो सारे विधिक पहलुओं को जांच करके सारे तथ्य जुटाकर ही उसको करना उचित होगा, नहीं तो वो फिर हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के DGME को इसकी बर्खास्तगी का पत्र लिखेगा। हालांकि उस छात्र का पक्ष लेने के लिए लगातार KGMU प्रशासन उसे फोन कर रहा है, लेकिन वह कल से हॉस्टल से गायब बताया जा रहा है। फिलहाल KGMU ने काउंसलिंग के लिए उक्त महिला के माता पिता को भी कल बुलाया हुआ है। कुल मिलाकर के इस गंभीर प्रकरण में KGMU ने साफ कर दिया है कि विधिक कार्रवाई के साथ साथ जितने भी आवश्यक कार्रवाइयां हैं उसके लिए स्थानीय प्रशासन तैयार है। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते सुपारी देकर कराई गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गाड़ी में रखकर कच्चे रास्ते पर फेंक दिया था। पत्नी और बॉबी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था और संदीप बॉबी का जो दोस्त था उसने जो है शूटर उपलब्ध करवाए थे। इस समय हमारे पास ज्योति जो कि राजकुमार की पत्नी है, बॉबी जिससे ज्योति का संबंध था, और बॉबी का दोस्त संदीप उर्फ सनी हिरासत में है और जो अभी जेल भेजे जा रहे हैं। अभी सनी और हरीश जो 2 लोग हैं जो इस घटना में और शामिल है वो वांछित है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी। वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया। हाईवे से सटे इलाकों में 50 बीघे अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सबसे बड़ा 32 बीघे का प्लाट तरना क्षेत्र में ध्वस्त किया गया है। VDA की टीम ने 10 जगहों पर जाकर कार्रवाई की है। लखनऊ पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले इंटरस्टेट गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह BA, MA से लेकर BTech और PhD तक की फर्जी डिग्री 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए में बेच रहा था। अयोध्या, उन्नाव और लखीमपुर के आरोपियों से 930 फर्जी मार्कशीट 25 यूनिवर्सिटी की बरामद हुई हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने फर्जी मुहर, प्रिंटिंग का सामान, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और एक कार भी जब्त की है। आरोपी सत्येंद्र द्विवेदी और अखिलेश कुमार की डिग्री असली है। सत्येंद्र ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी चलाता था। डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इसमें जो इसके लोग इन्वॉल्व थे इनकी अभी गिरफ्तारी करी गई है। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर एक साइबर टाइप की शॉप है जहाँ पे प्रिंटिंग और इस तरह के कार्य किए जाते हैं।
इसकी आड़ में यहाँ पे फर्जी एजुकेशनल डिग्रीज बनाने का कार्य किया जाता है और एक कीमत लेके ये डिग्रीज छात्रों को दी जाती है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक रेड ऑपरेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से किया गया। जब इसमें चेक किया गया वहां पे, तो वहां पे कुछ लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कुछ पेपर्स वगैरह मिले। गहनता से जांच करने पे कुछ कॉलेजेस की वहां पे डिग्रियां प्राप्त हुई थी। खबर चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की के घर के आंगन में असलहों का प्रदर्शन करते हर्ष फायरिंग करते नजर आए। वायरल वीडियो में दोनों बेखौफ फायरिंग कर रहे हैं। ये घटना उनके घर के निजी आंगन में हुई है। ये घटना खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल करती दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक स्थानीय प्रतिनिधि का साथी है। युवक एक नेता का साथी बताया गया है। मुजफ्फरनगर के जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन तोमर कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों के खिलाफ हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके नेताओं और परिवार के साथ बदतमीजी की। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही उनके संगठन ने नगर उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ टोल से गुजर रहे थे। टोल कर्मियों ने उनके परिवार के साथ बदतमीजी की। घंटे चले इस हंगामे के बाद जिला प्रशासन और अधिकारियों ने बात कर मामले को शांत करा दिया है। कुछ दिन पहले हमारा एक नगर उपाध्यक्ष था पुष्पेंद्र, वो जा रहा था, उसके बच्चे भी साथ में थे, उसके अलावा बदतमीजी करी थी। हमारी टोल फ्री की कॉल थी, उसमें सीओ साहब ने वार्ता करी थी और इंस्पेक्टर साहब थे और अधिकारी थे। उनके वार्ता पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वार्ता हुई थी। उस पर फिर टोल फ्री ना करके ज्ञापन का प्रोग्राम संगठन द्वारा करा गया था। आज वो ज्ञापन दिया गया। हमारा कहना यह है, अगर टोल पे कोई भी यहाँ का जो कर्मचारी अगर किसी महिला के या किसी के अलावा बदतमीजी कराएगा तो उसकी टांग अब नीली करी जाएगी। बागपत साइबर सेल ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गैंग ने Naukri.com और OLX पर झांसे देकर 645 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी की। पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी सिम और बैंक से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। लोगों को ठग के और नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा लिया जाता था। तमाम सारे इसमें हमें सबूत मिले हैं। लगभग 10 से 15 हज़ार नंबर हैं जिनको अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, विवेचना में ले रहे हैं, जिन पे इनकी बात हुई है। 6500 ऐसे लोग हैं जिनसे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री मिली है। हम अभी के स्टेज पे ये मान रहे हैं कि ये नौकरी लगवाने के नाम पर ही इन्होंने इस तरह की बातें की होंगी। बहुत सारे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स, पासबुक बैंक की, और पूरा एक इनका कॉल सेंटर है जो हमें मिला है और सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इन नंबरों के विरुद्ध लगभग 22 शिकायतें NCRP पोर्टल पर भी पंजीकृत हैं और पूछताछ में करोड़ों की ठगी किया जाना अभियुक्तों के द्वारा स्वयं कबूल किया गया है। तो एक ये बड़ा रैकेट था जो नौकरी लगवाने के नाम पर ऐसा झांसा दे रहा था। इन सभी को गिरफ्तार करके और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई, जहां खुले नाले में एक एम्बुलेंस फंस गई। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई है। नाले पर बैरिगेटिंग और चेतावनी संकेत ना होने से एम्बुलेंस ड्राइवर को नाले का पता नहीं चला। JCB मशीन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया।